नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के उस जुल्म सितम की जिसकी मार सहने के लिए बच्चों के अभिभावक मजबूर हैं। आज आलम यह है कि पिछले 10 साल में हुई 200% की फीस बढ़ोतरी ने न सिर्फ लोगों की कमर तोड़ दी है, बल्कि तमाम अभिभावक अपने बच्चों के नाम इन स्कूलों से कटवाने पर भी मजबूर हो गए हैं। हालांकि पीड़ित परिवारों के साथ साथ कुछ समाजसेवी संगठनों ने भी इन पब्लिक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज जरूर उठाई है, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ है। कहने को तो देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, राइट टू एजुकेशन भी है, कानून है बाकायदा, लेकिन असलियत कुछ और है। सरकारी स्कूल जहां बदहाली से जूझ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल आम आदमी की पहुंच से दूर निकल चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी और वसूली ने मध्यम वर्गीय परिवारों का न सिर्फ बजट बिगाड़ दिया है, बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के सपने पर भी पानी फेर दिया है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह हर माता पिता का सपना होता है, भले ही उन्हें अपने खर्चों में कटौती क्यों न करनी पड़े। यही वजह है कि अभिभावक हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए। जहां तक बात है सरकारी स्कूलों की, तो उनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा मजबूरी में लोगों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ता है, जिसका फायदा उठाना इन स्कूलों की फितरत में शुमार हो चुका है। पिछले कुछ सालों में इन स्कूलों ने इस कदर अपनी फीस में इजाफा किया कि तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट ही बिगाड़ दिया। बात चाहे एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की हो या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल की, कोई भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। जयपुरिया और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के तो कहने ही क्या, इन स्कूलों ने लोगों की जेब पर इस कदर डाका डाला है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के नाम तक कटवाने पड़े हैं। के.आर. मंगलम, रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी इसी लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने महज 5 साल में करीब 150% की बढ़ोतरी फीस में करके उन माता पिता के सपनों पर पानी फेर दिया जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। आज आलम यह है कि इन प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा का इस कदर बाजारीकरण कर दिया है कि लोगों की कमर टूट गई है। अभिभावक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या। गाजियाबाद में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ तो अभिभावकों का गुस्सा ही फूट पड़ा। GPRS लगा हुआ और ये तो इतना ही 2 महीने का ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लेते हैं, मई और जून का ये ट्रांसपोर्ट चार्ज लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी जो बहन बेटियां वहाँ टीचर के रूप में पढ़ा रही हैं, उनको तो वेतन भी सही रूप से नहीं दिया था। उनमें तो ना तो पानी की सुविधा है, ना पंखे की सुविधा है। ये जो एसी लगे हुए हैं वो तो डायरेक्टर के कमरे में और प्रिंसिपल के कमरे में एसी लगे हुए हैं, किसी बच्चे के रूम में एसी नहीं लगे हुए। जो एक आदेश आया था शासन का कि कोई भी स्कूल एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, कंप्यूटर चार्ज या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चार्ज के नाम पर कोई चार्ज नहीं वसूलेगा, लेकिन आज भी स्कूलों में ये स्थिति हो गई है। किसी स्कूल में 10,000 एनुअल चार्ज लिया जा रहा है, किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 20,000। लेकिन इन हालातों में आज जो स्थिति बनी हुई है, हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। आज हम डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं जो माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी को पहुंचाया जाए। ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सहने को मजबूर अभिभावकों ने प्रदेश सरकार से गुहार न लगाई हो। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर तमाम सामाजिक संगठनों ने भी प्राइवेट स्कूलों की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, लेकिन इन तमाम कोशिशों का कोई भी असर पड़ता नहीं दिख रहा। ये स्कूल अभिभावकों से वसूली करने के रोज नए तरीके खोजते रहते हैं। एडमिशन के नाम पर जहां 25,000 से लेकर लाखों रुपए तक वसूले जाते हैं, तो वहीं स्टूडेंट्स की किताबों से लेकर उनकी ड्रेस तक के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं।
इतना ही नहीं, अगर किसी ने वसूले गए पैसों की रसीद मांग ली तो इन पब्लिक स्कूलों की तरफ से एडमिशन कैंसिल करने की धमकी तक दी जाती है। वसूली का ऐसा खेल खेला जाता है कि इनके जाल में फंसकर अभिभावक खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाते हैं। फीस बढ़ाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली में उनसे 2 बार मीटिंग कर चुके, तो उन्होंने ये कहा कि जिसको पढ़ाना है वो पढ़ाए, जिसको नहीं पढ़ाना है वो अपना बच्चा वापस ले ले, मतलब दूसरे स्कूल में ले ले। हमारी मांगे ये हैं कि जो प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें वार्षिक शुल्क, एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फीस, परीक्षा फीस और के नाम पर बहुत लूट मचाई जा रही है। इसके साथ ही साथ स्कूलों के अंदर किताबों की दुकानें खोल करके भी अभिभावकों को लूटा जा रहा है। इन सारी लूट को तुरंत समाप्त कराते हुए जो समाज का दबा कुचला समाज है उसको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। पब्लिक स्कूल है, इनके लिए सीबीएसई के जो गाइडलाइन है वो ये कहते हैं कि जब तक आपके स्कूल में पीटीए नहीं है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन नहीं, तब तक आप जो है फीस नहीं बढ़ा सकते। हम बार बार मांग करते तो पता पड़ता है कि स्कूल संचालक जो उन्होंने अपनी ही जो पीटीए बना रखी है। बहुत सारे कानून ऐसे जिसके लिए कि सीबीएसई कहता है उसके बाद भी जो उनका अवहेलना करते रहते हैं। वो बहुत सारे कानून ऐसे जिसके लिए यूपी कहता है उसके बाद उसकी अवहेलना करते रहते हैं। हम यूपी के पास जाएंगे कहते हैं जी हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सीबीएसई के पास जाएंगे कहते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर। बच्चों को सुविधा तो देंगे नहीं, उसके अलावा सरकार अगर कोई नोटिस जारी करती है तो उसका एक खर्चा और बढ़ा देते हैं उसके ऊपर। इस तरह से सीबीएसई ने हमारी सुन करके और एक ये लागू किया है कि फर्स्ट से लेकर के 12th तक एनसीईआरटी बुक्स लगनी चाहिए। उसी तरह से हम चाहते हैं कि सीबीएसई वाले जो इन स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई करें जिसके कारण कि ये अच्छे से इस अधिनियम का पालन कर सकें। अगर देखा जाए ये 10 से 20% के आसपास जो है फीस वृद्धि कर देते हैं, और जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है और फीस के अलग होते हैं। उसमें अलग अलग तरह के चार्जेस लगा देते हैं, जैसे एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, कॉशन मनीज। तो वहीं जब हमने इस मामले पर स्कूल संचालकों से बात करने की कोशिश की तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि स्कूल के खर्चे बढ़ने की वजह से ही फीस की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया गया कि शहर में तमाम स्कूल हैं। जो लोग हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। प्रदेश में सत्ता का निजाम बेशक बदल गया हो, अगर बदली नहीं है तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी फीस। जी हाँ, गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में अभिभावक इसी बात को लेकर धरने में बैठे हैं, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो फीस बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के लिए काफी आहत का काम कर रही है। जी हाँ, गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर ये सभी अभिभावक हैं जो कि बड़ी फीस वृद्धि के विरोध में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी बार इन लोगों ने प्रशासन से लेके शासन तक लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ी फीस है वो लगातार बनी हुई है। काफी लोग धरने पे देते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं शांत रहता है, या फिर कह सकते हैं मिली भगत के चलते ही जो प्रशासन है वो चुप रहता है। क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि सत्ताधारी जो नेता होते हैं उन्हीं के कहीं ना कहीं स्कूल होते हैं, जिसके चलते जो प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोग धरने पे बैठते हैं। जो अभिभावक है धरने पे बैठते हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि क्या योगी सरकार आई है वो फीस वृद्धि के विरोध में कहीं ना कहीं अभिभावकों व स्कूल है उनके बीच में समझौता करा पाएगी? ये देखने वाला सवाल होगा। दीपक चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन आज इस देश का भविष्य चंद पब्लिक स्कूलों के रहमो करम पर जीने को मजबूर है, जिन्हें ना तो समाज की फिक्र है और ना ही इंसानियत और मानवता ही इनके लिए कोई मायने रखती है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। इन स्कूलों ने शिक्षा की एक ऐसी मंडी तैयार की है जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो देखा आपने, हालात ये हैं और लगभग हर मध्यम वर्गीय अभिभावक इन हालात से जूझ रहा है, जो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा लें, जिंदगी में कुछ अच्छा करें, देश के लिए कुछ अच्छा करें। वो इस सपने के साथ, इस सोच के साथ अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन असलियत, हकीकत वो भी आपने देखी क्या है। इस कदर पैसा वसूला जा रहा है, इस कदर तरह तरह से पैसा छीना जा रहा है, नोचा जा रहा है, निकलवाया जा रहा है कि अभिभावक क्या बस की बात नहीं है अपने बच्चों को इन बड़े स्कूलों में, महंगे स्कूलों में या निजी स्कूलों में पढ़ाना। ये बड़ा सवाल है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल भी है, आइए मैं आपका तारुफ उनसे करा दूं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में इस वक्त सचिन सोनी जी हमारे साथ हैं, जो कि सचिव हैं पेरेंट्स
एसोसिएशन के। सर आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र रावत जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई है। सर आपका स्वागत है, आप लखनऊ से हमारे साथ हैं। और प्रदीप शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप, और जिनकी पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। तो हम अब बात सबसे पहले करते हैं अभिभावक के मंच से, अभिभावकों के मंच से। रविंद्र रावत जी के पास चलूंगा, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के। सर ये भी एक बड़ी बात है कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होना चाहिए स्कूलों में, ये भी एक नियम है। राइट टू एजुकेशन जैसा नियम दिया गया है देश में, लेकिन फीस को लेकर कोई बहुत सख्ती नहीं है। इसी तरह से पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी स्कूलों में उतनी सक्रिय नहीं है। इसकी क्या वजह है? अगर ये सक्रिय होती या कुछ समन्वय स्कूलों के साथ होता तो ये जो नौबत आ रही है शायद नहीं आती। जी डेफिनेटली ये नौबत नहीं आती। अगर पीटीए होता और वो अच्छे से सक्रिय होता तो ऐसी परेशानी पेरेंट्स को नहीं फेस करनी पड़ती। स्कूल्स जो है पीटीए बना देता है, उसके बाद वो कभी चेंज नहीं होते, उसके जो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कभी एक्टिव नहीं होते, या होते हैं तो वो स्कूल के अपने लोग होते हैं, उसमें पेरेंट्स का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है जी। तो उसमें होता क्या है कि स्कूल अपनी मनमानी करता रहता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। अगर हम आपको बता दें कि हम पिछले 2-3 सालों से ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जो है इस मुहिम को चलाए हुए हैं, और हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो हम बड़े सरप्राइज होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि पीटीए क्या होता है। तो पीटीए का बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती, फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि भाई ये पीटीए एक जो है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन होती है, जिसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं स्कूल पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं जी। तो वो जो होते हैं कि मतलब वो आगे का जो अगले साल का पाठ्य कार्यक्रम है वो निर्धारित करते हैं कि भाई सिलेबस कैसा रहेगा, उसका करिकुलम कैसे रहेगा बच्चों का। हो सकता है कोई प्रोग्राम अच्छा ना लगे अगले साल, उसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट उनको नहीं लगी, तो वो उसको नेक्स्ट ईयर से चेंज कर देते हैं। फीस के लिए क्या करना चाहिए, तो फीस जो है मतलब कि फीस उसमें ये होता है कि पीटीए का काम ये होता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा 10% कंटिजेंसी प्लान के तहत आप जो है फीस को रख सकते हैं कि चलिए भाई कुछ अनावश्यक खर्चा आ गया तो उसको बचाने के लिए, उसको करने के लिए मतलब ये रहे। पर होता क्या है कि क्योंकि ये सक्रिय नहीं होते, उसलिए स्कूल अपनी मनमानी करता रहता है, और पेरेंट्स बेचारे साल के आखिर में आते हैं, भैया उनको ये होता है कि भाई बच्चा पास हो गया, चलिए अब किताबों का पैसा दीजिए। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल सचिन जी आपसे है मेरा, क्या वाकई जागरूकता की कमी, सक्रियता की कमी का बेजा फायदा उठा रहे हैं निजी स्कूल, या फिर और भी वजहें होती हैं इस तरह के मनमाने फैसलों की? सबसे बड़ी दिक्कत है कानून की। होता क्या कि सीबीएसई जो स्कूल हैं उनको संबद्धता दिल्ली से मिलती है जी, और ये जिस जिस स्टेट में चलते हैं उस स्टेट के कानून को नहीं मानते जी। अब जैसे हमारे पास ये, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून बने हुए हैं, सबसे बड़ा है यूपी इनको एनओसी जारी करती है जी, उसकी जो टर्म्स कंडीशन है उसे लागू नहीं करते। अब यूपी के पास जाओ तो सीधे सीधे हाथ उठा देते हैं कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र से सीबीएसई बाहर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सीबीएसई के पास जाओ तो कहते हैं कि जिस स्टेट के अंदर स्कूल चल रहा है वो इसको लागू करेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है इसमें पेरेंट्स बेचारा फंसता है। मतलब गुमराह करने की कोशिश होती है और उसका फायदा उठा लिया जाता है, कानून का नाजायज फायदा उठाया जी जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिलीप श्रीवास्तव जी हैं। दिलीप जी, आपने सुना कितना परेशान है एक मध्यम वर्गीय अभिभावक। वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो किस कदर ठगा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आपकी सरकार आ गई और जो तकनीकी दिक्कत है वो भी बता रहे हैं सचिन सोनी जी कि कैसे सीबीएसई और राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग गुमराह करते हैं। अब आपकी सरकार आ गई है, क्या किया जा सकता है, कैसे मदद की जा सकती है? इमरान जी, ये एक वास्तविक समस्या है, और जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और माफिया तंत्र उस पर हावी है, और जिस प्रकार से सचिन जी ने बहुत ही टेक्निकल बात को बताया और वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किया, ये वास्तविक रूप में जो बीएसए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का तंत्र रहता है, अगर राज्य सरकार है
तो वहां पे जिस तरह से सीबीएसई और फिर यूपी बोर्ड और आईसीएसई और इस तरह का जो तालमेल और जो नियम बने हैं उससे जो खेलने का काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, ये वास्तविक चीजों को सचिन जी ने रखा है। और आप जिस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, जनादेश मिला है। आपने देखा होगा योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही, शपथ लेने के बाद ही प्राइमरी विद्यालयों की दुर्दशा और जिस प्रकार की ड्रेस बच्चों की रही, नौनिहालों की, उन संदर्भ में उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए जूते भी देने का और उसको तंत्र को सुधारने के लिए पहल करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये बदहाली रही है, ये समाप्त होगी। और जो अभिभावकों को समस्या हो रही है, इस पर निश्चित तौर पे जिन बातों को सचिन जी ने रखा है वो वास्तविक तथ्य है, उन बातों को दृष्टिगत रखते हुए दिक्कत यह है समस्या को समाप्त किया जाएगा। लेकिन इमरान जी बात खत्म कर लूं, और इस पे एक कड़ा कानून होना चाहिए कि जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है कि विद्यालय में एडमिशन भी लेने चाहिए, बच्चों को लाइन में, बच्चों को तो कम, जैसे अभिभावक परीक्षा देने जा रहा है, अभिभावक का एडमिशन होने जा रहा है, उसका पूरा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उसको लाइन में खड़ा करेंगे, ये एडमिशन लेने की प्रक्रिया। फिर उसका इंटरव्यू, बच्चे का इंटरव्यू होगा, फिर अभिभावक का इंटरव्यू होगा, फिर लिस्ट जारी होगी, पता चला फला बच्चा फेल, उसको नहीं, फिर उसके बाद अलग से उससे बात करते हुए कहा जाएगा कि आप इतना डोनेशन देंगे तो आपका एडमिशन होगा। ये कई जगह की बड़ी समस्या है। लेकिन एक दिक्कत भी है, और दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पे उठाया। एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे, और आपको मैं बताना बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के, सुनिए मेरी बात को भी समझिए सर, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग स्कूल चला रहे हैं। कई बड़े घराने, बिजनेस घरानों ने इन्वेस्ट कर रखा है स्कूलों में, उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना और अच्छा सौदा होगा। तो क्या सरकारें उन लोगों के आगे, उनको अपने आगे झुका पाएंगी? कहीं ना कहीं दबाव में रहती है सरकारें, नहीं बड़े फैसले ले पाती, नहीं सख्त फैसले ले पाती। इमरान जी, पहले क्या होता रहा वो सब चीजें भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, चाहे किसी का भी विद्यालय हो और किसी दल विशेष के लोगों से जुड़े हुए लोगों का विद्यालय हो, माफिया तंत्र के लोगों का विद्यालय हो, इन सारी चीजों को सब कानून सबके लिए समान है, अंकुश सब, डंडा सब पे चलेगा। अगर जो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। ठीक है दिलीप जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक हमारे दर्शक भी जुड़ गए, हम लोग फोन पर भी अपने दर्शकों को भी जोड़ रहे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इस वक्त लाइव। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। सर, अपनी बात रखिए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में जो कि निजी स्कूलों ने इस वक्त बना रखा है? सर ऐसा है ना जी, हेलो जी सर, ऐसा है कि जो निजी स्कूल है, जो निजी स्कूल चलाने वाले हैं, वो तो पूरे नेता प्रेता यही लोगों का स्कूल चल रहा है। वही बात आई ना जो मैंने अभी कहा। जी, जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं के स्कूल चल रहा है। सब जगह जगह वही लोग खोल रखे हैं, क्योंकि मान लीजिए सत्ता में नहीं आए तो स्कूल हमारा चल ही रहा है। और सरकारी स्कूल में देखिए कि कितने 72,000, 1 लाख शिक्षक उनको नौकरी दिया जा रहा है। वो किस लिए नौकरी दिया जा रहा है? जब प्राइवेट स्कूल से काम की बात है तो उनको नौकरी तो नहीं देना चाहिए, तो फिर उसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है सर आपका। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी बात रखने के लिए। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। उनसे बात करने से पहले जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए स्कूलों की बढ़ी हुई फीस के आंकड़े दिखा देते हैं कि कैसे स्कूल सारे नियमों को ताक पर रखकर साल दर साल फीस बढ़ाते जा रहे हैं। आलम यह है कि कुछ स्कूलों की फीस तो पिछले कुछ सालों में 200% तक बढ़ चुकी है। सोचिए एक मिडिल क्लास अभिभावक कैसे मैनेज करे, उस आधार पर या उस तरीके से उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह, उसका वेतन नहीं बढ़ रहा है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन महंगा होता जा रहा है। उसके बच्चे का लगातार फीस में तमाम तरह के मदों में पैसा वसूला जाता है। तो प्रदीप शर्मा जी से हमारी बात नहीं हो पाएगी, शायद उनका फोन अभी जुड़ नहीं पाया है, मेरे ख्याल से सुन नहीं पा रहे हैं वो हमें। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव
हमारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। सर आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा कहना ये है कि मैं बिल्कुल जो श्रीवास्तव जी ने कहा है मैं उससे सहमत हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेश पर बूचड़ खाने आधी रात में बंद हो सकते हैं। तो ये स्कूलों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि सब परिवार जुड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो शायद कोई कुछ ना कर पाएगा। मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड मामला दिखाना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में कागज है, संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल ने लिखा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि कोई भी स्कूल एनुअल चार्ज नहीं लेगा, क्वेश्चन मनी नहीं लेगा, डोनेशन नहीं लेगा जी। इसके बाद भी गाजियाबाद के जितने स्कूल हैं सबके अंदर लिखा हुआ है कोई 9,000 रुपए एनुअल चार्ज ले रहा है, कोई 25,000 रुपए ले रहा है, कोई 30,000 रुपए ले रहा है। सबके मेरे पास रिकॉर्डेड मामला है। खुद डीपीएस इंदिरापुरम गाजियाबाद को शिक्षा निदेशक ने लेटर जारी कराया कि आप ये क्वेश्चन मनी नहीं लेंगे, एनुअल चार्ज नहीं लेंगे। उन्होंने मना कर दिया मानने के लिए कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते। अब ये बताइए कि किसके पास जाकर रोया जाए। और एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम इस मुद्दे के अंदर है जी, दिक्कत यह है कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है मैं उसके अंदर बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है परेशान करा जाएगा, मुझे परेशान करा जाएगा। रविंद्र रावत जी हमारे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, सेंट टेरेसा में इनके बच्चे पढ़ते हैं और इनको जो है कल ही टीसी जारी कर दी गई आरोप लगा के कि आप स्कूल का माहौल खराब कर रहे हो। बताइए, जबकि राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि 8वीं तक बच्चा फेल भी नहीं हो सकता। उसके बावजूद एक बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती है, एक बच्ची 7th क्रॉस करके 8th में आई है। इन बच्चों का नाम काट दिया गया है। दूसरा, सीबीएसई ये कहती है कि आप लेट फीस चार्ज नहीं ले सकते। डीपीएस स्कूल बाकायदा लिखित में दे रहा है कि हम 2 रुपए पर डे के हिसाब से आपसे जो है लेट फीस चार्ज लेंगे। माने किसके आगे जाकर रोया जाए, किससे बात को कहा जाए अपनी को, ये हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल। और हमने अपने साथ स्कूलों के संचालक को भी जोड़ने की कोशिश की थी कि वो भी अपनी बात रखें, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। मेरी इसमें आपत्ति है। हमारी लड़ाई किसी स्कूल विशेष से नहीं है जी जी, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। बिल्कुल, हमें यह बता दिया जाए कि सीबीएसई का कौन सा एक अधिकारी ऐसा है जो कि फीस के मुद्दे पे जो वायलेशन कर रहे हैं उसके मुद्दे पे हमारी बात को सुनेगा। हमें यह बताया जाए कि प्रदेश सरकार का, किसी भी प्रदेश का मामला हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी हो, हमें यह बता दी जाएगी प्रदेश सरकार का कौन अधिकारी ऐसा है जो कि शिक्षा के मुद्दे पे वो हमारी सुनवाई को करेगा। ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौट रहा हूं। प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब प्रदीप जी को मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही, शायद दोबारा से उनसे संपर्क जोड़ेंगे और फिर मैं लौटूंगा तो रविंद्र रावत जी से भी बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इस तरह का रवैया क्यों आता जा रहा है इन निजी स्कूलों में, इनके संचालकों में, आखिर वजह क्या है? इसको भी टटोलने की बहुत ज़रूरत है। फिर हम चलेंगे कि किस तरह से सरकारी स्कूलों को नहीं तैयार किया गया इससे निपटने के लिए। सरकारी स्कूल ध्वस्त पे ध्वस्त होते चले गए। अब नई सरकार उस पर क्या करती है ये तो अलग बात है, लेकिन पिछली सरकार ने स्कूलों के मामले में, सरकारी स्कूलों के मामले में बहुत कुछ खास नहीं किया। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, उसको भी हम समझने की जाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है, अभी लौट रहे हैं। आप देखते रहिए मुद्दे की बात, और हमारे फोन नंबर भी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप भी अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। तो फीस की फांस अभिभावक के गले में फंसी हुई है, प्रताड़ित किया जा रहा है अभिभावक, परेशान किया जा रहा है। स्कूलों का पक्ष भी हम लेना चाहते थे, लेकिन स्कूल बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदीप शर्मा जी हैं, लखनऊ से हैं, और बीजेपी से दिलीप श्रीवास्तव जी हैं। आप लोगों ने पहले भी चर्चा को सुना। सर, हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी, आप विपक्ष में इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और दिलीप जी आप सत्ता में हैं। अभी हमने बात की थी ब्रेक से पहले, रविंद्र रावत जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के, उनके ही बच्चे को निकाल दिया गया। सर
देखिए, ये कहते हुए कि आप स्कूल में अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अगर अपनी आवाज बुलंद करना अनुशासनहीनता है, कोई अगर जेब में हाथ डाले तो उसको कम से कम हाथ को पकड़ना, उससे पूछना कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह है, तो उसको अनुशासनहीनता माना जाए। आप कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, आपकी सरकार या एक विपक्ष के तौर पर आप कैसे इनका सहयोग कर सकते हैं? इसलिए आप दोनों को यहाँ पर इस कार्यक्रम में बिठाया गया है कि कहीं ना कहीं इस पर कहीं ना कहीं शासन और विपक्ष दोनों को साथ देना होगा। देखिए इमरान जी, मैं पहले तो आपका फोन कट गया था, सारी बात नहीं सुन पाया। जी। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने पूरे 5 वर्षों में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। कितने शिक्षकों की भर्ती की गई थी, कितने स्कूलों को मिड डे मील दिया जाता था, छात्र छात्राओं को, बच्चों को मिड डे मील देने की भी योजना सरकार चलाती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कितने प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करने का भी काम किया था। देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूलों की है वो सामाजिक समस्या है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी समस्या। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से बताना चाहता हूँ कि मेरे बगल के साथी ने अभी जिक्र किया योगी जी का। मैं बोलता हूँ कि अब योगी जी ही बोल रहे हैं, मोदी जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बनारस में काफी दिन रहा, जयपुर एक गांव उन्होंने गोद लिया था, जाके कितनी बदतर स्थिति रही। इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और ये सामाजिक समस्या। इस पे कहना चाहता हूँ कि जो अभिभावक है वो कहीं ना कहीं किसी डर के कारण, जैसे बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो मनमानी तरीके से, चाहे वो स्कूल ड्रेस की बात हो, चाहे वो कॉपी किताब की बात हो या फीस की बात हो, तमाम ऐसे अन्य शुल्क लगा के अभिभावकों को परेशान करते हैं। यदि कोई बच्चा इस पर आपत्ति जाहिर करता है तो अभिभावक जाते हैं स्कूल में, लेकिन उनके अंदर एक डर बना रहता है कि अगर इसकी आवाज ज्यादा बुलंद करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से उनके बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा। मैं इस बात के लिए सहमति देना चाहता हूं, ये सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे हमारी हो, चाहे हमारे साथी की हो, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। कैसे हम सरकार में आकर प्राइवेट स्कूलों को दूर रखें और जो हमारी सरकार के प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इनकी शिक्षा व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मॉडल स्कूल खोलने का भी काम किया था। हम 5 वर्षों में लगातार शिक्षा पर काम करते आए हैं। मैं बधाई दूंगा, अब इनकी सरकार बनी है, इतनी प्रचंड आपने काम किया। अगर होता इस दिशा में अगर काम किया होता प्रदीप शर्मा जी, तो ये नौबत इस स्तर पर नहीं आ पाती। कुछ सचिन जी कहना चाह रहे थे और कुछ रविंद्र जी कहना चाहते थे। सर, आप दोनों जरा इनसे अपनी बातें रख दीजिए। रविंद्र जी आपसे पहले, फिर सचिन जी आ रहा हूँ आपके पास भी। जी रविंद्र जी बोलिए। हाँ, देखिए सर, अगर मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी ने काम किया था तो फिर हमें उसका जो है फल क्यों नहीं मिला। 5 साल राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पिछले साल भी एक बच्चे की टीसी काटी गई थी डीपीएसजी वसुंधरा में, और वहां पे भी ऐसे ही आरोप लगे थे पेरेंट के ऊपर, क्योंकि भाई उन्होंने जो है स्कूल के खिलाफ काम किया। मतलब अपनी आवाज उठाना, अगर किसी के खिलाफ काम करना होता है तो मेरे ख्याल से तो हमारे देश में संविधान की मौत हो चुकी है। अगर पेरेंट अपनी बात ही नहीं कह सकता, आप अगर 20-30% फीस बढ़ा देते हैं, उसके बाद पेरेंट अगर रोने भी नहीं जाएगा स्कूल के पास या सरकारी अधिकारियों के पास, तो फिर आपने क्या काम किया? मेरे को समझ नहीं आता क्या काम किया गया है। ये सिर्फ आई वॉश वाले खेल है कि हमने अच्छा काम किया, अब इनकी सरकार आ गई जी, अब ये देखेंगे। देखिए सर, अगर आपने काम किया होता तो हम पिछले 2 साल में हम जेडी मेरठ, डीएम ऑफिस गाजियाबाद, कमिश्नर मेरठ और यहां तक कि सचिन जी लखनऊ भी गए थे शिक्षा मंत्री से अगर काम किया होता, इच्छा शक्ति होती तो ये नौबत नहीं आती। ये ऐसे बोल के आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, अब आप विपक्ष में आ गए। अब आपने कह दिया जी हमने काम किया है, अब बीजेपी सरकार करेगी। तो सर, आपका काम तो हमें कहीं दिखा नहीं। हम तो ग्राउंड वर्कर हैं एक तरीके से, जो पेरेंट्स को समझाते हैं। मैं, आप माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगेगा, बट पेरेंट्स इतने डरे और सहमे हुए हैं कि वो बेचारे जो है मुंह भी खोलना नहीं चाहते। और जो कुछ हम लोग जो एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि भाई आप जो है आप गुंडे हैं। हमारे पेरेंट्स को आज गुंडा बोला जा रहा है। रवींद्र रावत जी के बच्चे को भी निकाल दिया गया। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में स्कूल की मनमानी पर यही लाइव डिबेट चल रही है। रवींद्र रावत जी भी आपसे बात करेंगे। दिलीप जी, क्या करेंगे आपकी सरकार? आप कह रहे हैं कि योगी जी आ गए हैं, योगी जी बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, योगी जी ने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं। दिलीप जी। इमरान जी,
मैं रविंद्र जी के साथ हूँ और रविंद्र जी को जिस तरह से सहयोग की आवश्यकता हो मैं उनके पूरी तरह से सहयोग के दृष्टि से हर तरह से, अगर मुख्यमंत्री जी के पास ही अपना विषय रखना चाहेंगे तो भी मैं इनके साथ हूँ। बाकी अगर पत्र देना चाहेंगे तो मैं उस पत्र पे कार्रवाई करा के इनको दूंगा। ये बात इनकी अकेले की नहीं है सर, समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने कहा, देखिए मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं इस विषय को मैंने पहले भी कहा, ये एक गंभीर प्रकरण है और इसका समाधान होना चाहिए। इसमें जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो निजी स्कूल जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जिस विषय को इन्होंने उठाया ये एक गंभीर प्रकरण है और इसका समाधान होना चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आप देखिए बार बार न्यायालय की फटकार के बाद इन निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों के एडमिशन कराए गए। किस तरह से उसमें धांधली करके अपने ही स्टाफ के बच्चों को दिखाया गया कि 25% बच्चों को हमने कर दिया है। लेकिन न्यायालय की फटकार के बाद इन्होंने पारदर्शिता लाने का प्रयास थोड़ा बहुत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही, अगर ये चाहती तो काफी अंकुश लगा सकते थे। अगर एक जिला अधिकारी चाहे तो इन निजी विद्यालयों की जो मनमानी चल रही है उस पर अंकुश लगा सकती है। और मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं और इन विषय को मैं उठाऊंगा भी और इस पर कार्रवाई भी कराऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सचिन जी? जी, मेरा सवाल प्रदीप जी से था। प्रदीप जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे काम करे प्राइमरी स्कूलों में। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया था कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। काश कि अगर शायद वो लागू हो गया होता तो हो सकता है हमें भी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूलों में ना पढ़ाना पड़ता। बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे हो कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, सन 2007 का श्रीवास्तव जी शायद लखनऊ से और आप भी लखनऊ से ही हैं, 2007 में हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने ऑर्डर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है उसको निर्णय बनाना इन स्कूलों पर कमेटी बनाने के लिए। आज 10 साल उसको हो गए, 2 प्रदेश की सरकारें चली गई हैं, मगर किसी सरकार को इतनी समय नहीं मिला कि वो कितने गंभीर मुद्दे पर बात कर पाती है, कमेटी बना पाती है जिससे कि इन स्कूलों पर शिकंजा कसा जा सके। कहना चाहेंगे कुछ प्रदीप जी? देखिए सचिन जी, 2007 के बाद सरकार किसकी रही आप भी जानते हैं। आपकी भी पैसों की बर्बादी लगातार पूर्व की सरकार ने करने का काम किया था, बहन जी की सरकार ने। रही बात, हमारी सरकार ये सोचती थी कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए, क्यों प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ाए नहीं जाते हैं, किस तरीके से पेरेंट्स प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए नहीं जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 वर्ष का कम समय नहीं होता है। बहुत से नए स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोले भी गए, शिक्षकों की कमी थी, शिक्षकों की भर्ती भी की गई। इसी सरकार में, पूर्व की सरकार में विधानसभा पे लोग लाठी खाते थे शिक्षक भर्ती के लिए। यहां से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार ने लड़ाई ली और शिक्षकों को भर्ती करने का काम किया। और लखनऊ, अभी आपके जो दूसरे साथी बोल रहे थे, मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे हैं, लगातार आम जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिलती रही और लगातार जनता की हर समस्या को वो सुनते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका नोएडा का प्रकरण होगा, अगर ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे होंगे तो मुझे नहीं मालूम, अगर पहुंचे होंगे, अगर पहुंचे होंगे तो संपूर्ण बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर पत्र दिया होगा तो उस पर कार्रवाई करने का काम जरूर रहा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने का काम लोगों ने, सुनिए मेरी बात को सुन लीजिएगा। यहाँ लखनऊ में बहुत ही अच्छा स्कूल है, सिटी मॉल स्कूल है। मैंने स्वयं लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने का काम किया है। मैं 83% मार्क्स लेकर लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित होकर राजनीति में आया। कितने ऐसे अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास आते थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जब उनके पत्र संज्ञान में आते थे तो स्कूल वालों को बोल के कितने लोगों की फीस माफी काम कराने में क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं और भी बताना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी स्कूलों में रहती थी, चाहे वो मिड डे मील की गुणवत्ता की बात हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम किया था। लैपटॉप से आधुनिकता से जोड़ने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। विषय पब्लिक स्कूलों का है सर, और ये शायद प्रदीप जी विषय को नहीं समझ पा रहे, पब्लिक स्कूलों का विषय है। बिल्कुल पब्लिक और किसी मुख्यमंत्री का काम ये नहीं कि एक बच्चे की फीस माफ कराए, मुख्यमंत्री का काम है कि व्यवस्था लागू करें, पूरे सिस्टम में घबराहट होनी चाहिए, पूरे सिस्टम में डर पैदा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। रविंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मेरे पास प्रदीप जी विषय को नहीं समझ पा रहे कि विषय क्या है। देखिए सर, मैं विषय आपका अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। हाँ तो मुख्यमंत्री, अगर प्रदीप जी आप गाजियाबाद आइए, मैं आपको सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दिखाऊंगा जिसमें टीचर ज्यादा और बच्चे कम है। आप गाजियाबाद आइए तो मैं लेकर चलता हूँ आपको। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, कितने सरकारी स्कूल के अध्यापक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। रविंद्र जी और सचिन जी दोनों लोग मेरी बात सुन ले, मेरा निवेदन है बात सुन ले पहले आप।
पहले आप मेरी बात सुनिए, रविंद्र जी और सचिन जी दोनों लोग। हाँ सर बोलिए जल्दी, ब्रेक का समय हो रहा है। कितने प्राइमरी स्कूल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खोले थे, शिक्षकों की कमी थी, शिक्षकों की भर्ती भी की थी। आज की डेट में अगर किसी कॉलोनी मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल नहीं है तो उसके मजबूरी में अभिभावक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल के लोग मनमानी करते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसकी लड़ाई आपको भी लड़नी और हम भी चाहते हैं कि ऐसी समस्या जो समस्या प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि आने वाले समय में हम लोगों को प्राइवेट केवल प्राइमरी स्कूल में पढ़े ना, पब्लिक स्कूल बंद हो जाने चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा हूं, पब्लिक स्कूल का प्राइमरी स्कूल के जगह आप मुझे बताओ कितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सुनिए मेरी ये बात, आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, बहुत मेरे साथ चलिए, गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर चलूंगा मैं आपको। बहुत से चर्चा बहुत अहम हो रही है और बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। और जी प्रदीप जी रवि जी एक बात सुनिए। प्रदीप जी देखिए आप काफी बोल चुके हैं सर, प्लीज हमें भी मौका दीजिए। प्रदीप जी सुन लेते हैं, प्रदीप जी जरा सुन लीजिए। हमने हर एक कंप्लेंट सीएम यूपी को भेजी थी, आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पता लगेगा। हर एक कंप्लेंट हमारी सीएम ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, हमारी हर एक कंप्लेंट सीएम साहब तक गई है। पर उनके आगे हम ये नहीं कह रहे कि सीएम साहब ने उनको आगे फॉरवर्ड नहीं किया, हम मान रहे हैं उस बात को। अरे सुन तो लीजिए सर मेरी बात भी सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं सीएम साहब के पास कंप्लेंट हमारी गई है, वो आगे फॉरवर्ड भी करते थे, पर उसके बाद उसपे क्या होता था, उसपे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। आपके शासन काल में कोई भी जो है अधिकारी जो है, शिक्षा अधिकारी है, उसने हमारी कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। और उसी का है जो आज जो है ये प्राइवेट स्कूल इतना दम भर रहे हैं कि वो हम जैसे जो मतलब समझदार, जागरूक, पढ़े लिखे, जो संविधान को समझते हैं, देश को समझते हैं, जो लोगों को जगाने की क्षमता रखते हैं, अगर आप उन्हीं का गला घोट देंगे तो बताइए ग्रामीण तक आप बात कर रहे, ग्रामीण तक पहुंचेगा कौन सर? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। हम नौकरी भी करते हैं, हम अपनी नौकरी भी करते हैं और छुट्टी के दिन ये काम करते हैं सर। लौट रहा हूं मैं सर, इस पर लौट रहा हूं। मंत्रियों को सैलरी तनख्वाह मिलती होगी, हमें अपनी तनख्वाह के बाद हमें ये काम करने पड़ते हैं संडे सैटरडे। लौट रहा हूं रविंद्र जी, आपके पास भी लौट रहा हूं। बहुत गंभीर मसला है, इस पर बात होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट रहे हैं। इस विशेष चर्चा, इस अहम चर्चा में आप जुड़े रहिए। हम सबकी जिंदगी से, हम सबके बच्चों से जुड़ा हुआ ये अहम मसला है, इस पर बात हम ब्रेक के बाद भी करेंगे। तो निजी स्कूलों का मनमाना रवैया और इस बहस का, इस चर्चा का मकसद आज ये भी है कि अभिभावकों का भय, अभिभावकों का डर भी दूर हो। वो जिस तरह से परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, स्कूल उसी का बेजा फायदा उठाते हैं। हमने स्कूलों से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई स्कूल का प्रवक्ता या कोई संचालक आने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि फिर बात बढ़ेगी तो बात ये भी होगी कि आप एक ही मान्यता पर 3-3, 4-4 ब्रांच कैसे खोले हुए हैं। बात बढ़ेगी तो ये होगी कि आप पे जो करते हैं टीचर्स को, किस आधार पर करते हैं, किस तरह से करते हैं, जिस हिसाब से आप फीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करते हैं। इसलिए शायद कोई आना नहीं चाहता। हमारे साथ रविंद्र रावत जी भी हैं और हमारे साथ सचिन जी भी हैं। रविंद्र जी, आप लगातार दिलीप जी से बात करना चाहते हैं क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है। आप चूंकि मेरे पास सिर्फ अभी अगले 10-12 मिनट हैं, आप क्या इनसे एश्योरेंस लेना चाहेंगे सर? जी सर, अगर दिलीप जी सुन रहे हैं तो कुछ लगता है। दिलीप जी आप सुन रहे हैं मेरे को? साउंड आ रहा है सर? दिलीप जी साउंड आ रहा है? दिलीप जी देखिए, आज हमने अपना जो है दिलीप जी आज हमने अपनी जो है कंप्लेंट ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन को भेजी है और इसकी सीसी हमने सीएम साहब को कर दी है।
डीएम साहिबा को कर दी है, गाजियाबाद को। और अब जो है हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आप इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं हम सब कुछ सुधार देंगे, तो हम ये कहते हैं कि ये हमने जो टीसी कटी है इसकी कंप्लेंट। रविंद्र जी, संपर्क टूटा है उनका, वो सुन नहीं पा रहे हैं आपकी बात को, आपकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। शायद प्रदीप जी सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि सत्ता में इस वक्त दिलीप जी हैं तो उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। जैसे ही संपर्क जुड़ता है उनसे आपकी बात उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा था, एक खौफ है रविंद्र जी, सचिन जी, उस खौफ को हम लोग कम से कम कुछ हद तक खत्म कर पाएंगे इस चर्चा से, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है। और हम पेरेंट्स के अंदर इतनी मतलब एक ताकत या शक्ति का संचार करना चाहते हैं कि वो डरना भूल जाएं। अच्छा, लेकिन एक बात और है सर, इसका मतलब ये नहीं कि टकराव की स्थिति बनी रहे बच्चों के अभिभावकों और स्कूलों के बीच, ये तो ठीक भी नहीं है, ये हालात होने भी नहीं चाहिए। इमरान जी, अब आप ये खुद समझ लो कि चोर कौन है। पेरेंट्स बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं, स्कूल प्रशासन ने आने से मना कर दिया, खोट कहाँ है आप अपना अनुमान लगा सकते हो। बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं। अगर स्कूल के लोग भी आते और अपनी बात रखते तो ज्यादा ये खुला मंच है, वो भी अपनी मन की कहें, बता दें कि कितने खर्चे उनके पास है, हम भी अपनी मन की कहें, हम बता देंगे कि ट्रांसपोर्ट में कितनी चोरी कर रहे हैं, हम बता देंगे कितनी बिल्डिंग फंड में चोरी कर रहे हैं, हम ये बता देंगे कि वो लोग एक एक स्कूल की मान्यता लेकर 6 स्कूल चला रहे हैं। अगर स्कूल प्रॉफिट का सौदा नहीं तो क्यों 6 स्कूल चला रहे हैं, क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं करता उनके खिलाफ? तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संरक्षण है। बिल्कुल, हमारी डिमांड ही केवल ये है कि हमें एक ऐसा अधिकारी मिल जाए, हमें एक ऐसी सरकार मिल जाए, हमें एक ऐसे व्यक्ति मिल जाए जिसके सामने हम जाकर अपनी बात को कह सके कि जी हमारे साथ फला दिक्कत है। रविंद्र जी, दिलीप जी आप सुन रहे हैं आपकी बात को, आप अपनी बात रख दीजिए, वक्त कम होता जा रहा है। दिलीप जी, हमने आज जो है अपनी कंप्लेंट संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ को की है, जिसमें हमने ये कंप्लेंट कर दी है कि रविंदर रावत के 2 बेटियों की टीसी काट दी गई है और बेबुनियादी आरोप लगा के काट दी गई है। इसकी कॉपी हमने सीएम साहब को भेजी है और डीएम साहिबा गाजियाबाद को भेजी है, सर मेरठ कमिश्नर को भेजी है, एजुकेशन डायरेक्टर लखनऊ को भेजी है। सर अब आप हमें बताइए कि इस पर कितनी जल्दी एक्शन होगा, और हमें कुछ बिना प्रयास किए हमारे सीएम साहब इस मामले को निपटा देंगे तो हम कहेंगे कि हाँ जी, बीजेपी सरकार जो है पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए काम करने को तैयार है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रति गंभीर है। और हमारे उत्तर प्रदेश में आज के बाद पेरेंट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनके जो है अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, हमें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जवाब देंगे? थैंक यू सर। इमरान जी, रविंद्र जी ने जो पत्र भेजा है, अगर इसको ट्विटर पे, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पे अगर ट्वीट कर दें और अगर एक प्रति मेरे तक उपलब्ध करा दे आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं इसको निश्चित रूप से कार्रवाई करा के रविंद्र जी को सूचित भी कराऊंगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और जल्द ही जिस तरह से मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सब विषयों पर चिंतित है, और आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक विद्यालयों की, जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों की खस्ता हाल को उन्होंने चिंता व्यक्त की, और जो जिस तरह से छात्रों छात्राओं के ड्रेस के संदर्भ में उन्होंने कहा और स्वयं कहा कि हम बच्चों को स्कूल बैग से लेके उनको जूते तक की सारी व्यवस्थाएं कराएंगे और प्राथमिक विद्यालयों की निश्चित तौर पे स्थिति सुधरेगी। और जिस प्रकार से केंद्र, आपने देखा होगा राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जिस तरह शौचालय नहीं थे उसकी दृष्टि ठीक है, लेकिन पब्लिक स्कूलों की मनमानी, सर पब्लिक स्कूलों की मनमानी को लेकर भी आपको लगातार बहुत सरकार सख्ती रखनी पड़ेगी। शौचालय का निर्माण कराया गया। सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विद्यालयों की दशा और दिशा जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बदतर हो गई थी, उसे सुधारा जाए। आप दोनों तय कर लीजिए कि अब प्राइमरी स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे तो हो सकता है कि किसी को पढ़ाना ही ना पड़े पब्लिक स्कूलों में। आप दोनों तय कर लीजिए कि आप पब्लिक स्कूलों के लिए इनको तय करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में अत्यंत रूप से चिंतित है। एक सवाल मेरा दलीप जी मुझे बता दीजिए कि जो 2007 जो हाई कोर्ट का ऑर्डर लखनऊ बेंच का है वो 2 सरकारें उसको पी गई, क्या ये वर्तमान सरकार लागू करा देगी उसको पेरेंट्सों के हित में? बिल्कुल लागू कराएगी, बिल्कुल लागू कराएगी।
चलिए, ये भरोसा तो मिला है। और जिस तरह से पहली ही फुर्सत में बूचड़ खानों पर कार्रवाई हुई, एंटी रोमियो स्क्वाड बड़ी समस्या थी, ऐसे ही पेरेंट्स की इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ पहल करेगी, ये उम्मीद करते हैं। इस चर्चा का निचोड़ अगर हम कहें तो ये निकलता है। आप अपना ट्विटर अगर हमें दे सके तो हम जो है आपको भेजेंगे, सीएम साहब को तो हम भेज देंगे, जी को आप कर दे, और बाकी नहीं तो इमरान जी को आप दे दे। इमरान जी यहाँ पे चैनल हेड को यहाँ भिजवा देंगे यूपी में, मैं इस पे कार्रवाई बिल्कुल इंडिया वॉइस के थ्रू पहुंच जाएगा सर, इंडिया वॉइस के थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक है सर, हमें ठीक है, हम आशा रखते हैं कि आपके थ्रू जो है हमारी कभी भी आप लखनऊ आए, अगर आपका प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेगा तो हम लोग मिलवाने का भी प्रयास करेंगे और आपकी बात वहां तक रखवाएंगे। चलिए, बहुत कार्रवाई भी कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे सचिन जी? नहीं, मेरा केवल इतना ही है कि जब प्राइमरी स्कूल अगर बहुत अच्छे हो जाएंगे तो ये अपना आप ही बंद हो जाएंगे पब्लिक स्कूल। जो आज हमें वक्त देना चाहिए, नई सरकार आई है, नई सरकार आई, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और देखते हैं, अगले हम फिर बैठेंगे चर्चा में, 3 महीने बाद भी बैठेंगे, 6 महीने बाद भी बैठेंगे, साल भर बाद भी बैठेंगे, बैठते रहेंगे। और निश्चित तौर पर आप लोग सही कह रहे थे कि एक भय अभिभावक के अंदर है, वो दूर होना चाहिए। और एक बात, लास्ट बात। जी सर बोलिए। जी, प्रदीप जी, सॉरी दिलीप जी, आप क्या अभी, क्योंकि कल हमारी मीटिंग डीएम साहिबा गाजियाबाद से है, क्या आप अपनी तरफ से जब प्रयास कर सकते हैं कि उनको आप कोई दिशा निर्देश दें, क्योंकि कल इस मैटर पे हम जो है डीएम साहिबा गाजियाबाद से मिलने वाले हैं, निधि केसरवानी जी से। तो अगर आपकी तरफ से कुछ यही सहयोग मिल जाए तो मेरे को लगता है काफी हद तक स्थिति को काबू किया जा सकता है। रविंद्र जी, कोई पत्र मेरे पास नहीं है, पत्र आप भेजेंगे मैंने चैनल के द्वारा से, बाकी आप उनसे मिलिए, मैं प्रयास करूंगा कि उन तक बात, गाजियाबाद डीएम तक बात आपकी पहुंच जाए, मैं प्रयास करूंगा जी। और आप इमरान जी के माध्यम से मेरा मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा, कोई भी आवश्यकता पड़े किसी भी तरह की आप उससे बात कर सकते हैं। जितना हो सकेगा सार्थक प्रयास करके इस समस्या का निवारण कराया जाए। ठीक है सर, हम इमरान जी से आपका नंबर लेके अभी आपको व्हाट्सएप कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मसला सब अभिभावकों के लिए है, और अगर इस तरह से त्वरित ये हल होता जाए और स्कूलों और अभिभावकों के बीच में एक अच्छा समन्वय बना रहे और बच्चों के हित में हो, उनकी जेब पर भी भारी न पड़े कुछ बड़े फैसले, कुछ फैसले स्कूलों के मनमाने फैसले, तो शायद हम बेहतर ढंग से बच्चों की शिक्षा, बच्चों का एजुकेशन चला सकते हैं पब्लिक स्कूलों के जरिए भी। और उसके लिए सरकार को कुछ हद तक सख्त जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, प्रदीप जी आपका, रविंद्र जी आपका और सचिन जी आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के। हम लोग बैठेंगे सर, फिर बैठेंगे और बातचीत हम करते रहेंगे। ये अच्छा विषय है, इसको लगातार उठते रहना चाहिए ताकि एक समन्वय भी बना रहे स्कूलों और अभिभावकों के बीच में। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। आज इस खुली बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।